तो ये कौन से क्लिनिक्स थे, कहाँ कहाँ पर गए थे आप? चेक किया था। तो आपके हमने ग्राफ्ट्स एक्चुअली कितने किए हैं अभी? ग्राफ 2200 और 4500 दोनों में कितना फ़र्क है? डबल से भी ज़्यादा। अभी हमारे एक बहुत पॉपुलर क्रिकेटर ने ट्रांसप्लांट कराया और उनके बाल कोई 6, 8, 10 महीने में ही अब खाली दिखते हैं पूरे, और मार्केट किया गया इतना जम के दबा के कि सब जगह लोग देख रहे कि भाई ट्रांसप्लांट हो तो ऐसा हो ऐसा हो। अब हम देखें तो वो 8 महीने 10 महीने में खाली दिखते हैं। खून अपना निकाल के थोड़ी ना आपकी पीआरपी कर रहे हैं, सुइयां अपने चुभा के आपको थोड़ी ना आनंद दे रहे हैं बालों का, सुइयां तो आप ये चुभा रहे हैं और आप ट्रैवल करके अपना टाइम भी खराब करके जाते हो कराने, और डाउन टाइम भी रहता है। तो जब ज़रूरी नहीं है इतना पीआरपी करना पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो फिर क्यों कर रहे हैं? 99.9% लोगों को तो ग्लोबली ये नहीं पता, उन्होंने एक बात एक्सेप्ट कर ली है कि भाई हाँ फिनेस्टाइड या ऐसी दवा तो खानी ही पड़ेगी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि ये मेंटेन करती है। तो सिद्धार्थ, आपके ट्रांसप्लांट को कितना टाइम हो गया? इट्स अराउंड 11 मंथ्स। 11 मंथ्स। तो अभी कैसा लगता है चेंज जो बाल आ गए? चेंज बहुत अच्छा, चेंज बढ़िया लगता है वाकई में। अच्छा, वेरी गुड। सो आपको क्या अच्छा लगा इस ट्रांसप्लांट में? अभी हम आपकी पिक्चर्स देख रहे थे तो हमने देखा कि वहां तो भाई वो तो सिद्धार्थ दूसरा लगता है देखने में, वो लगा ही नहीं, इतना खाली था आपका। जब बाल्डनेस हम लोग बहुत दिन से फेस कर रहे होते ना, तो हम चाहते हैं वो लुक देखना अपना। बिल्कुल, कि मेरी भी एक वो रहता है कि क्यूरियोसिटी की, यार पहले मेरे बाल ऐसे थे, अभी मैं ऐसा कैसे दिखने लगा हूँ, है ना। तो मेरे दिमाग में वो था, तो मैंने कहा कि यार ट्रांसप्लांट कराया जाए। मैंने आपकी जो यूट्यूब वगैरह से आपको जो फॉलो किया, जिनके लिए मैं जा सकता हूँ। तो कितने समय से रिसर्च कर रहे थे आप? अराउंड 2-3 ईयर्स। 2-3 ईयर्स। तो और क्या क्या आपने रिसर्च में ऐसी चीजें देखी थी जो भ्रमित करने वाली भी थी कुछ हद तक? बहुत प्रॉपर तरीके से कोई बताता नहीं है, है ना। जैसे कई लोग से मैंने वो जो बात करी थी, उन्होंने बोला कि मैं 4000 ग्राफ्ट या 4500 ग्राफ्ट लगा दूंगा, ठीक है। अभी फिर मुझे ये लगता था कि अगर मैं 4000 ग्राफ्ट लगवा भी लूंगा तो ये मेरा डोनर एरिया है, क्या बचेगा इसमें? सही बात। इनके मैं आगे चल के सोचूं कि मैं एक सेशन और ले लूं, फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसा आपने उनसे सवाल पूछा जो आपको बता रहे थे? तो हाँ, तो मतलब उनका कहना था कि नहीं ये ट्रांसप्लांट वाले बाल हैं सब, ये मतलब एक तरीके से नहीं, जो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, बस वो वाला सिस्टम, ये हमेशा रहेंगे, ये कभी गिरेंगे नहीं, बस वही बात है। अच्छा, तो उन्होंने जो 4000-5000 ग्राफ्ट बताए थे वो किस टेक्निक से बता रहे थे? टेक्निक उनकी यही थी, एफयूई। हाँ, एफयूई मेजरली सबकी एफयूई थी, या कोई आपको कॉम्बिनेशन भी बताई थी किसी ने? नहीं, यही। लेकिन जो मेडिसिन का टाइप था ना, वो था कि आपको फिनेस्टाइड 1 mg पर डे खाना है। कब तक? 6 मंथ या 12 मंथ्स। तो वो उन्होंने क्या बोला कि 6 महीने और 12 महीने के बाद छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे, ऐसे बोला कि फिनेस्टाइड बंद कर देंगे। तो और उन्होंने माइक्रोडोजिंग का कोई ऑप्शन दिया था आपको? नहीं, कभी नहीं ऐसे बोला कि आधी ले सकता है और कम ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ओह, तो ये कौन से क्लिनिक्स थे, कहाँ कहाँ पर गए थे आप? चेक किया था। अच्छा, और कहीं पे इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा नहीं। तो हम देखें तो आपके हमने ग्राफ्ट्स एक्चुअली कितने किए हैं अभी? ग्राफ 2200 और 4500 दोनों में कितना फर्क है? डबल से भी ज्यादा। और हमने आपको दवा कितनी शुरू करी थी जो ट्रांसप्लांट के बाद दी थी? 2 mg पर वीक। और वो कितनी बता रहे थे? 7 mg पर वीक। 7 mg पर वीक। तो और ग्राफ्ट्स बता रहे थे, हमने कितने बताए, हमने कितने किए? 2200। और वो कितने बता रहे थे? 4500। अब अगर हम एक चीज को देखें और सोचें कि 2200 ग्राफ्ट्स, और अब आप आज 1 साल हो गया ट्रांसप्लांट को, और लगभग 2-2.5 mg पर वीक फिनेस्ट्राइड जो आपकी अभी चल रही है, और कितनी पीआरपी सेशन किया हमने आपके ट्रांसप्लांट के बाद? अभी एक भी पीआरपी सेशन, एक भी नहीं किया? यार हम तो बड़े क्रूर हैं, हमें लगता है हम पीआरपी करते ही नहीं लोगों का, और लोग 11 महीने में तो 11 पीआरपी के सेशन पोस्ट ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं सर हम रिपेयर के लिए आते हैं, और उनके खाली हो गए होते हैं। जो आपको बोला गया 6 महीने दवाई खा लेना या 12 महीने दवाई खा लेना उसके बाद बंद कर देंगे, वो उनको भी बोला गया।
उन्होंने बंद कर दी दवा, उनके सारे बाल उड़ गए। अब वो बोल रहे हैं कि क्लिनिक पर जाते हैं तो क्लिनिक वाले कहते हैं कि अरे तुमने वो पीआरपी नहीं कराई ना, इसीलिए तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तुम पीआरपी करा लो। फिर वो पीआरपी के लिए पैसा देते हैं, क्लिनिक और पैसा कमाता है, और जबकि उसके कोई फायदा नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो पीआरपी फ्री में भी दे देते हैं, बट खून अपना निकाल के थोड़ी ना आपकी पीआरपी कर रहे हैं। सुइयां अपने चुभा के आपको थोड़ी ना आनंद दे रहे हैं बालों का, सुइयां तो आप ये चुभा रहे हैं, और आप ट्रैवल करके अपना टाइम भी खराब करके जाते हो कराने, और डाउन टाइम भी रहता है। तो जब जरूरी नहीं है इतना पीआरपी करना पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो फिर क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? अभी हम किसी क्रिकेटर का वीडियो देख रहे थे ऐसे ही, कि जो चर्चित क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के, तो वो बता रहे कि भाई क्लिनिक बहुत अच्छा है जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट कराया है, और वो हमें बार बार फोन करके रिमाइंड कराता है उनका स्टाफ कि सर आप आओ, आपका पीआरपी अब कर रहे हैं। तो वो जाहिर है सेलिब्रिटी हैं तो पैसे वैसे नहीं लेते होंगे, पर बार बार पीआरपी कराने वो जाते हैं। अब आप समझिए इस बात को, आपने 11 महीने हो गए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपका पीआरपी हमने एक बार भी नहीं किया, और मेरे को 5 साल हो गए, लगभग 5.5 साल अपने ट्रांसप्लांट को, और मैंने लगभग 2-3 दफा पीआरपी किया, उसके अलावा नहीं किया। तो अगर पीआरपी उतना ही बढ़िया काम करता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो मैं भी अपना करता, आपका भी करता, और इतना ही जरूरी होता ट्रांसप्लांट के लिए तो हमारे तो रिजल्ट ही नहीं आते। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट यही चीज है कि मरीज को, और वो बेचारे क्रिकेटर को पता ही नहीं कि वो फालतू में सुइयां चुभवा रहे हैं, फालतू में अपना समय खराब करते हैं, फालतू में अपना खून देते हैं। उन्हें कोई कह दे जाके कि भाई ये खून तुम जाके डोनेशन कर दो किसी को, ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक में जाके, तो किसी गरीब के तो काम आएगा। सो अननेसेसरली इन ट्रीटमेंट्स को करने से कितना मतलब नुकसान होता है, प्लस टॉलरेंस भी बॉडी में बनती है। तो आपको वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली करने से तो बाल अपने स्कैल्प जो है वो रिकवर ही नहीं करता, जो डैमेज आपने स्कैल्प को कर दिया। तो एनीवे, आप सोचिए अगर मैं आप कानपुर से हैं, आपका ट्रांसप्लांट हमने यहाँ दिल्ली में किया, तो आप कानपुर से बार बार अगर पीआरपी कराने आते तो कितना अनकंफर्टेबल होता आपको? बिल्कुल होता या नहीं होता? सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टेंस के चलते अपने ट्रांसप्लांट नहीं कराते उस जगह पर जहां पर कि अच्छा हो। वो सोचते हैं हमारे शहर में ही करा लें तो बहुत अच्छा है। कभी ये ख्याल आया था आपके मन में भी? 1-2 दफा आया, बट वही ना कि मेरा माइंडसेट आपके लिए था। कभी ये नहीं आया कि यार मैं ट्रांसप्लांट तो करा लूंगा, पर उसके बाद ये पीआरपी के इतने सारे सेशन जो होते हैं, तो कभी अपने बाकी दोस्तों से जलन नहीं होती तुम्हें कि वो तो इतने पीआरपी करा रहे हैं, हम और ये सत्या वालों ने तो किया ही नहीं हमारे इतने पीआरपी ट्रांसप्लांट के बाद? कभी कभी ये फील होता है एक्चुअली में कि पीआरपी क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब कि बिना पीआरपी कुछ हो ही नहीं रहा है। अब आप देखो, आपका हुआ, हाँ, मेरा हुआ, तो आपको तो हमने लो डोज पे दवा दी है, मैंने तो दवा भी नहीं ली अपने ट्रांसप्लांट में। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया था कि हाँ भाई आप इतने बड़े नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ले लो। अब आप सोचो इस इक्वेशन को जरा, कि आपके सर पे कम बाल है। अब कोई डॉक्टर शायद अपने स्किल सेट को लेके उतना कंफर्टेबल नहीं है। वो डॉक्टर को लगता है, डर लगता है कि पता नहीं रिजल्ट कितना आएगा, कैसा आएगा। और वो डॉक्टर आपकी सेहत और आपके डोनर की फिक्र ना करके वो अपने डर को एड्रेस कर रहा है ट्रांसप्लांट करते वक्त, कि ज्यादा से ज्यादा बाल डाल दूं, यानी कि ग्राफ्ट करके डोनर को खत्म कर दूं, और ज्यादा से ज्यादा दवाई खिला दूं ताकि बहुत भरा हुआ दिखे दवाई का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर। और हमने खुद, तो डॉक्टर ने दवाई खानी नहीं है, दवाई किसने खानी है? मरीज ने। साइड इफेक्ट होगा मरीज को होगा, टॉलरेंस बनेगी मरीज को होगी, पर नाम किसका होगा? डॉक्टर साहब का, है ना। सो दवा के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को उस तरीके से इन्वेस्ट कर दो, मान लो आपने अपने पुराने में ट्रांसप्लांट अगर कराया होता तो आज 11 महीने के बाद आप फुल डोज दवा खा चुके होते। माने कि आपने हफ्ते में यदि 2 दिन दवाई खाई है सपोज, तो आपकी महीने की 8-9 mg के करीब दवा हो गई। 1 महीने की 10 महीने में आपकी लगभग 90 mg के करीब दवा हो गई जो आपने खा ली, है ना। अगर हम 9, और अगर आप वो फुल डोज वाला खाते तो आप पर मंथ 30 mg खाते, और 10 महीने में आप 300 mg पर होते हैं।
तो आप सोचिए कि आपकी बॉडी में कितनी दवा इस 11 महीने के अंदर जा चुकी होती। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आप अगर टॉलरेंस बनती है, अब जैसे आपके केस में मैंने 2 mg पे शुरू किया था, पर अभी हमने कुछ समय पहले आपको 3 mg पर शिफ्ट किया पर वीक पर, तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो वो लोग जो ऐसा समझते हैं कि भाई हम आज शुरू करेंगे, 6 महीने खा लेंगे, और जिनको ये बोला जाता है कि 6 महीने खा लेंगे और 6 महीने बाद आप दवाई बंद कर देना, या 10 महीने खा लेना, 12 महीने खा लेना, फिर बंद कर देना, उन लोगों का बंद करना तो दूर, उनकी तो डोज और बढ़ानी पड़ सकती है। तो अगर आप 7 mg पर वीक खा रहे थे, यानी 1 mg डेली, तो हो सकता है आप 1.5 mg या 2 mg डेली पर आ जाए कुछ समय में। जिस मात्रा में दवाई को शुरू करेंगे उसी मात्रा में टॉलरेंस भी जल्दी बनेगी और प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो ये भी बच गए। तो बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट को T20 का गेम समझते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट T20 का गेम नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट टेस्ट मैच है, लंबा टिक के खेलना है। हाँ, T20 वाला काम तो नहीं होना चाहिए ना ट्रांसप्लांट में। तो T20 में क्या है, आओ भाई धड़ाधड़ बस रन बनाओ, विकेट जाता है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो आपका विकेट गिर गया तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं फंसोगे? तो किसी को फर्क नहीं पड़ता T20 वालों को। आप आजकल इतने क्रिकेटर्स को देखते हो ट्रांसप्लांट, तो वो बस अब वो ट्रांसप्लांट, क्रिकेट, सेलिब्रिटी एक ऐसा नेक्सस बन गया है जहां पर आपको मरीज को यही नहीं समझ में आता। अभी हमारे एक बहुत पॉपुलर क्रिकेटर ने ट्रांसप्लांट कराया और उनके बाल कोई 6, 8, 10 महीने में ही अब खाली दिखते हैं पूरे, और मार्केट किया गया इतना जम के दबा के कि सब जगह लोग देख रहे कि भाई ट्रांसप्लांट हो तो ऐसा हो ऐसा हो। अब हम देखें तो वो 8 महीने 10 महीने में खाली दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांट में दवा 90% रोल प्ले कर रही थी और 10% सिर्फ ट्रांसप्लांट था, जिसको मरीज ने, जो भी YouTube पर देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिनके सामने वो एडवर्टीजमेंट्स परोसे जा रहे हैं, जहां पे ब्रांड एंडोर्समेंट करके ट्रांसप्लांट्स किए जा रहे हैं लोग। आपने मेरे से ट्रांसप्लांट कराया, आपने मुझे पैसा दिया या मुझसे पैसा लिया? मैंने आपको एक तरीके से पैसा दिया। तो पर ऐसे भी ट्रांसप्लांट्स होते हैं जहां पे पैसा दिया जाता है ट्रांसप्लांट करवाने का भी, अपना एंडोर्समेंट करने का। एग्जैक्टली। तो ऐसे में बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं और वो देखते हैं कि भाई वैलिडेशन क्या है ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की। हाँ, इस बड़े क्रिकेटर ने या इस बड़े एक्टर ने या इस बड़े सिंगर ने अगर यहाँ से करा लिया तो इसका मतलब ये क्लिनिक बहुत अच्छा है। पर क्या हमें मालूम है कि वो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में तो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन दवा का है, और दवा का रिजल्ट जैसे ही हटेगा उसमें से वो बिल्कुल खाली दिखेगा और टॉलरेंस बन जाएगी। तब क्या करेंगे? डोज बढ़ानी पड़ सकती तो है। यदि आपके वो क्लिनिक ने, जो आप पहले जा रहे थे, उन्होंने आपको ये बताया होता 6 महीने की बजाय या 12 महीने की बजाय कि आपको दवाई जीवन भर खानी पड़ेगी, तो भी क्या आप उतनी आसानी से ट्रांसप्लांट का डिसीजन वहां ले लेते? नहीं। और यदि उन्होंने ये बताया होता, जैसे कि कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई हाँ आप ट्रांसप्लांट तो करा लो, कुछ समय दवाई देंगे, बाद में देखेंगे टेपर करेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि ये तो एक ऐसी गोली है जो बरसों से बहुत सारे लोग खा रहे हैं, और आपको 2 या 3 ऐसे लोग दिखा देंगे या खुद ही बोल देंगे देखो कि हम भी खाते हैं, और फिर बोल देंगे कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए खाते हुए और हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो खा लो, सेफ है। तो क्या बस इतनी सी बात पे हम दवाई को ऐसे ही ले लेंगे अपनी बॉडी में? तो टॉलरेंस की बात भी ये लोग नहीं करते हैं कि हाँ आपको दवाई बढ़ानी पड़ेगी। आपने मिनॉक्सिडिल तो आप यूज कर रहे हो? मिनॉक्सिडिल हमने आपको नहीं दिया। तो देखो हमने आपके साथ क्या किया कि एक दवा रखा, उसमें से एक को हमने सिक्योर किया कि अगर टॉलरेंस वगैरह कुछ बनता है तो हम वहां पे वो ऐड कर सकेंगे। तो एक साथ, और मैं ऐसे मरीज देखता हूं जो जर्नी के बिगनिंग में ही 10% मिनॉक्सिडिल, 1 mg डेली फिनेस्ट्राइड और साथ में ओरल मिनॉक्सिडिल भी लगा रहे होते हैं, और टॉपिकल में भी फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। और तो और कई जगह हम ये भी देखते हैं कि दवाई सीधा ड्यूटास्ट्राइड पे ही शुरू कर दिया जाता है। एक पेशेंट थे मेरे पास, उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया और जिस क्लिनिक पे पहले हमें दिखाया था, हमने उनको बताया कि देखो ये समस्याएं दवाई के साथ हो सकती है, और उनका केस ऐसा था कि हेयर लॉस नहीं हो रहा था खास, सिर्फ थोड़े थोड़े बाल आगे से गए थे, एज भी कोई 35-40 के करीब थी बीच में, और उनको दवाई की जरूरत नहीं थी जैसे मेरे केस में था।
तो हमने उनको बोला कि भाई आप अपना ट्रांसप्लांट करा लो, सिंपल, आगे आगे लाइन बनाते हैं, मर्जिंग कर देंगे जैसे मैंने की हुई है, और दवाई हम आपको फिनेस्ट्राइड नहीं देंगे। तो उनको लगा, बात तो उनको समझ में आ गई थी, वो मेरे वीडियोस उन्होंने बहुत देख रखे थे। बट फाइनली क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त ने कराया हुआ था ट्रांसप्लांट, उसका अच्छा था और मुझे लगा, और फिर दूसरा वहाँ पे वो सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी के भी कुछ कर रखे थे, तो वो चले गए वहाँ पे। अब जब गए, बात करी इस क्लिनिक पर जहाँ मैं बोल रहा हूँ, तो वो उन्होंने बोला कि हम तो फिनेस्टाइड देते ही नहीं। तो इन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, देते ही नहीं तो, और उन्होंने करा लिया ट्रांसप्लांट। तो पेशेंट का रिजल्ट भी आ गया 4-5 महीने में, बट उनको साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगे वो वाले। तब इन्होंने चेक किया और तो पाया कि वो फिनेस्टाइड की जगह ड्यूटास्टाइड खिला रहे थे डॉक्टर। सो आप देखो, अभी ये भी बहुत लोगों के लिए एक मैसेज है कि काफी सारे पेशेंट्स जो है वो फिनेस्टाइड के बारे में जानते हैं पर ड्यूटास्टाइड के बारे में नहीं जानते, बट इनकी संख्या भी बहुत कम है जो फिनेस्टाइड के बारे में जानते हैं। 99.9% लोगों को तो ग्लोबली ये नहीं पता, उन्होंने एक बात एक्सेप्ट कर ली है कि भाई हाँ, फिनेस्टाइड या ऐसी दवा तो खानी ही पड़ेगी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि ये मेंटेन करती है, और ये सिर्फ दी जाती है एग्जिस्टिंग बाल को मेंटेन करने के लिए। ये सबसे बड़ा झूठ है हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री का, कि दवाई सिर्फ आपके बाल को मेंटेन करने के लिए दी जा रही है। दवाई बहुत सारे बाल उगाती भी है जिसकी की कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता। तो कभी कभी तो ऐसे ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिनके अंदर 90%, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे, 90% रिजल्ट जो है वो दवा की वजह से, और 10% सिर्फ सर्जरी की वजह से। आपके केस में जो ये बैलेंस्ड अप्रोच हमने फॉलो करी, इसके चलते कोशिश ये है, हम कोई भी व्यक्ति, जैसे जब हमने आपसे बात करी, आपने हमें YouTube पर देखा था, बिल्कुल, फिर आप हमसे आकर मिले भी थे, हमने एक ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस किया था। तो क्या जो चीज आपने YouTube के वीडियो में देखी थी और जो हमने यहाँ पर आप जब आए और डिस्कस की, क्या उसमें कोई फर्क था या नहीं? बिल्कुल फर्क नहीं। आप बता सकते हैं? बिल्कुल भी फर्क नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। जो मैंने YouTube पे देखा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही फील किया था यहाँ पे सामने बैठ के। हाँ, कोई भी फैक्ट आपको जैसा वहां बताया गया वैसा ही हमने यहाँ बताया था। बिल्कुल। फिर अब तीसरा हुआ जब हमने उसको कर दिया प्रोसीजर को, तो जो हमने YouTube पर बताया था, जो हमने फिर प्री सर्जरी डिस्कस किया था, प्लान किया था, और फिर जो हमने एग्जीक्यूट किया, क्या उसमें कोई फर्क है या वो भी सेम है? नहीं, वो भी सेम, बिल्कुल वैसा ही है। ये इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर हमने वीडियोस देखे, और भी कुछ लोग हैं जो गाइड कर, देखो इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं बट बहुत कम, तो आपको ये बहुत ही सेलेक्टिव ढूंढना पड़ेगा कि आप किधर जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। तो कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने उनके भी वीडियो देखे, इनका भी किया, पर जब हम गए बात करने तो वीडियो में कुछ बोल रहे थे और अब करने में तो वो कुछ और ही बोल रहे हैं। ऐसे कई लोग, माइक्रो डोजिंग तो अव्वल तो आपको कोई डॉक्टर खास बात करते मिलेंगे नहीं। टॉलरेंस की बात तो दूर की बात, माइक्रो डोजिंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि दवाई तो फ्री का बाल फ्री का क्रेडिट हो ही सकती है। बट अगर किसी ने बात कर भी दी बहुत दबाव में आके, है ना, बहुत बहुत ज्यादा दबाव में आके, तो उस स्थिति में जब एग्जीक्यूशन की बात आती है वहां पे सुर बदल जाते हैं, और फिर मरीज को किसी तरह से समहाउ हमने देखा कि जो बिल्कुल कन्विंस्ड व्यक्ति है, जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो भी कई दफा इतनी तरीके के झूठे प्रॉमिस किए जाते हैं। अब आप इलेक्शंस देखते हैं, होते हैं, तो इलेक्शन के दौरान कितने नेता प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं कि हाँ ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, आप आ जाओ बस हमें वोट दे दो, है ना। तो सेम कहानी है, सेम कहानी है। बट आप देखें तो मतलब कुछ लोग जिन्होंने थोड़े काम किए, ऐसा नहीं है कि हमारी सारी गवर्नमेंट्स खराब रही, कुछ गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल। बट यस, मेजॉरिटी में तो धोखा ही मिला, मेजॉरिटी के समय में तो हमें। तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत दफा क्या होता है कि जो व्यक्ति अच्छे से इंफॉर्मेशन ले चुका, समझ चुका, जब वो गलती करता है तब बड़ा दुख होता है। तो ऐसे कई मरीज हमारे पास आते हैं जिनको सब पता होता है, बट वो सुनना क्या चाहते हैं, उनके सीक्रेट डिजायर्स क्या है। वो चाहते हैं भाई
मेरा बस बाल उग जाए बढ़िया से, पूरा कवर हो जाए आगे से पूरी पीछे density आ जाए। तक, अब मैं शाहरुख खान बन जाऊं यहाँ से, और बस मेरे को कुछ लेना भी ना पड़े, अगर कोई दवाई ले रहा हूँ 5-6 महीने में बंद हो जाए बस। तो अक्सर तो दवाई के बारे में देखने और सोचने की समझ ही नहीं होती, क्योंकि लोग T20 की तरह हेयर ट्रांसप्लांट को लेते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट T20 का गेम नहीं है। तो इसीलिए जब हमारे सारे रिसोर्सेज निकल जाए और हमारी हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो जाए, और उसके बाद हाथ में हमारे कुछ नहीं आया, जीरो, तो वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। आप सब लोगों को बहुत ज्यादा समझदारी से अपनी जर्नी को प्लान करना चाहिए। अगर आप अपने ट्रांसप्लांट को एक जर्नी समझेंगे, योर लाइफ इज नॉट एन इंस्टाग्राम पिक्चर, ओके? सो व्हेन यू सी रिजल्ट्स, यू कैन नॉट इवन वैलिडेट कि ये रिजल्ट असली है या नकली है। हो सकता है ये रिजल्ट फिनिश दवाई से बूस्टेड हो सकता है ये रिजल्ट दवाई से बूस्टेड नहीं, दवाई से हाईजैक्ड हो, तो हो सकता है उसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन हो वो दवाई का हो, और आप उसको स्किल समझ के सोच रहे हो कि हाँ यार ये क्लिनिक भी अच्छा रिजल्ट दे देता है और ये क्लिनिक भी ठीक रिजल्ट दे देता है, और हो सकता है ये रिजल्ट आपके किसी पड़ोसी का, आपके किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति का आपने देखा हो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, बट और आपने उनके बाल खींच के चेक भी कर लिया हो कि भाई हाँ ये तो बाल तो असली है, बट आप फिनेस्टाइड के बाल से ट्रांसप्लांट के बाल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। सो फिनेस्टाइड या दवाइयां हमारे लिए एक नेसेसरी इविल है, मतलब एक मजबूरी में लेने वाली चीज। जहां हम अवॉइड कर सकते हैं वहां हमें अवॉइड करनी चाहिए, और जहां हम को दिख रहा है कि फॉल हो रहा है, थिनिंग हो रही है, वहीं पर सिर्फ दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसा मैं समझता हूं कि कम से कम मात्रा में करना चाहिए। जितनी हम डोज ज्यादा दे देंगे, वो बेसलाइन आपने सेट कर दिया, अब आप उसके बियॉन्ड कितना जाएंगे और कितना खतरा उठाएंगे। दूसरी चीज टेक्निक की होती है, तो आपके केस में हमने FUE टेक्निक यूज करी। अब अगर यदि आपको फ्यूचर में ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है तो हम FUT टेक्निक यूज करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ FUT तो बहुत पुरानी आउटडेटेड टेक्निक है, इसको तो कौन करता है। सुना था आपने ऐसा लोगों से? एक्चुअली मुझे FUT के बारे में थोड़ा कम नॉलेज थी, तो मैंने उसको प्रेफर करने का सोचा ही नहीं ना। सोचा नहीं। देखो आपके केस में जहां आपको दूसरा क्लिनिक 4000 ग्राफ्ट 4500 ग्राफ्ट सिर्फ FUE से बता रहा था, तो सिर्फ FUE से इतने ग्राफ्ट पहली बात तो निकालना पॉसिबल ही नहीं था। दूसरी बात, जो वो आपको फुल डोज दवा खिला रहा था, वो फुल डोज दवा आपके बाल उगा देती। डॉक्टर की जो क्लिनिक की जो ओवर प्रॉमिस नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स थे उस पर पर्दा डल जाता, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता चलता बाल उगने के बाद आप कैसे पकड़ते कि ये फिनेस्टाइड वाला है और ये ट्रांसप्लांट वाला है। तो आप तो कहते डॉक्टर ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। और इमेजिन, जो फुल डोज दवा जब बाल उगाती है वो कई दफा इतने बाल भर देती है जो आप ट्रांसप्लांट से तो सोच ही नहीं सकते कि उग भी सकते हैं। तो हमारे एक पेशेंट थे, उनका हमने वीडियो भी डाला है, लिंक में भी मिल जाएगा जो लोग देख रहे हैं, कि जिनके ट्रांसप्लांट के लिए 4000 ग्राफ्ट बताए गए और साथ में दवाई बताई गई फुल डोज। उनको किसी कारण से वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पाए, उन्होंने दवाई ले ली, उनके इतने बाल उग गए, पूरा भर गया। आई कॉल दिस 0 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। उनका पूरा सर भर गया, बट उनको साइड इफेक्ट हुआ दवा से। उन्होंने दवाई छोड़ने का प्लान किया, वो गए उस क्लिनिक पे। वैसे उन्होंने क्लिनिक से पूछा, सर आप मुझे 4000 ग्राफ्ट बता रहे थे करने के लिए, और आप डालते कहाँ? दवाई से तो मेरा सर इतना भर गया कि आपको पहले तो मेरे बाल लेजर से निकालने पड़ते, फिर आप डालते क्या 4000 ग्राफ्ट उसमें? सो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको किसी क्लिनिक ने ये नहीं बताया है कि आपके दवाई की मात्रा, डोज डिसाइड करेगी आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। आपके केस में देखो, हमने 2200 ग्राफ्ट्स किए, और जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया खाली था, तो मैंने यहाँ पर कंबाइन किया दवा और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को। तो मैंने आपका डोनर भी थोड़ा फ्यूचर के लिए छोड़ा, आपकी हेयरलाइन को भी साइड से ऊंचा रखा, और उस एरिया में जहां मुझे दवाई देनी ही थी क्योंकि आपका फॉल और थिनिंग प्रोग्रेसिव था, तो वहां पे मैंने कुछ मदद दवाई की ले ली। तो उस एरिया में मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं डाला है। तो आप समझे मेरी बात जी? तो दवाई और ट्रांसप्लांट का कॉम्बिनेशन आपके केस में, अब आपने एट द एंड ऑफ 1 ईयर कम दवा यानी कि कम सेहत का रिस्क लिया, एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपने कम डोनर खर्च किया, वो डोनर अब आपका यहाँ पे बचा हुआ है जो कभी भी मुझे भी फील होता कि आई थिंक, मुझे लगता कि शायद
मैं बहुत रेयर केस हो कि मैंने इतनी कम दवा में मतलब ऐसा रिजल्ट पाया है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मिनॉक्सिडिल शुरू से लेते हैं वो लोग। मैंने मिनॉक्सिडिल भी नहीं ली है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो पीआरपी, हाँ, आपने वो भी नहीं मैंने ली। वो भी नहीं लिया हुआ है। और आप में से जितने लोग जब ट्रांसप्लांट कराने जाते हो तो आप देखोगे खास तौर से जो अपने शहर या अपनी कंट्री से दूर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि वो जो ट्रांसप्लांट के बाद इतनी सारी पीआरपी थी वो हमें कैसे मिलेंगी, हम कैसे कराएंगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने क्लिनिक पर। उनको लगता है चल यार ये क्लिनिक है तो थोड़ा कम अच्छा, बट मेरे शहर में मैं यहाँ करा लूँ। या वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर मल्टीपल ब्रांचेस वाले क्लिनिक, जो भाई इस शहर में भी है, उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है। जैसे हल्दीराम की भुजिया मिलती है वैसे आपको ट्रांसप्लांट के क्लिनिक भी मिल जाते हैं। बट ट्रांसप्लांट क्या वाकई में हल्दीराम की भुजिया है क्या? अगर आप सोचें, इस पे गौर करें। हमसे अभी कई लोग पूछते हैं कि भाई आपने अभी हैदराबाद में ट्रांसप्लांट का क्लिनिक नहीं खोला, आपने बॉम्बे में नहीं खोला, और क्लिनिक्स तो काफी खोल खोल के बैठे हुए हैं वहां यहाँ पे हर जगह। तो अभी मैं अपनी टीम को उस जगह पर वहां पर काम करने के लिए ऐसे लोगों को ट्रेन नहीं कर पाया हूं कि मैं जहां पे मुझे मालूम हो कि काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो आपके काम की क्वालिटी बिना कॉम्प्रोमाइज हुए जब मैं एक ऐसा टीम खड़ा कर लूंगा जहां पे मुझे मालूम है, बिकॉज आई एडहेयर टू वट एवर आई एम सेइंग, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, एंड जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ना तो ट्रांसप्लांट T20 है, ना ट्रांसप्लांट हल्दीराम की भुजिया है, यानी मल्टीपल सेंटर पे कहीं पर भी जाके। ट्रांसप्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, जिसको आप समझदारी से लेंगे तो आप इस रेस में लंबा चलेंगे। और अगर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत जल्दी और बहुत सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर बाद में जीवन भर का रोना है। इतने मरीज हमारे पास रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं जिनको 2-2, 3-3 या 5-5 या 8-8 ट्रांसप्लांट्स कराने के बाद भी ना दवा के विषय में कोई जानकारी होती, ना टेक्निक्स के बारे में कुछ पता होता, और वो एक तरीके से पूरे ब्रेन वॉश्ड रहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है अलग अलग सोशल मुद्दों पर, रिलीजियस मुद्दों पर। बट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसी तरीके से एक बहुत बड़ी जनरेशन दवाइयों को और ट्रांसप्लांट को को लेके काफी हर तरीके से ब्रेन वॉश्ड है, बहुत बड़े तरीके से। तो हमारी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ये दवाइयां बहुत आसान दवाइयां नहीं है खाने के लिए कि आपने बस देखा, आपको किसी ने बोल दिया और आपने उठा के खा ली। आप में से जितने लोग ये दवाइयां जिनको बताया गया भाई हाँ 6 महीने खा लेंगे, 12 महीने खा लेंगे, और उन्होंने छोड़ा, तो अब उनके क्या हशर है उनके रिजल्ट्स के, शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आप में से जितने लोग जिनको ये बताया गया हाँ आप तो दवाई खाते रहो, क्या आप लोगों ने देखा कि दवाई तो लेते लेते भी अब दवाई के असर आने बंद हो गए हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद? क्या तो वो लोग भी कमेंट में जरूर कमेंट डालें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं इस विषय में। क्योंकि अगर हम जानकार हैं तो हम बच पाएंगे अपने साथ इस तरीके के हेयर ट्रांसप्लांट फ्रॉड्स और स्कैम्स होने से। और अगर हम नहीं जानते तो बहुत आसानी से हम फंसते रहेंगे। आप देखेंगे यही चीज एक और देखने में आती है कि जब आप किसी को एजुकेशन से दूर रखते हो, समझाते नहीं हो, और ऐसा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे देश में भी ऐसा हुआ कि बहुत बड़े तबके तक एजुकेशन का फायदा ही नहीं पहुंचा। तो जब फायदा ही नहीं पहुंचा एजुकेशन का, तो वो उनको कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे भी, और वो सिर्फ एक वोटर बन के रह गए और उनको कुछ भी नहीं मिला। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम ट्रांसप्लांट एजुकेशन की बात करें, हेयर की एजुकेशन की बात करें, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको पता होने चाहिए। बट किनका फायदा है जब लोग नहीं जानेंगे हेयर रिस्टोरेशन के बारे में? किनका फायदा है? उन जिनका फायदा है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अवेयर हो इन सब चीजों की बारीकियों को समझें। क्योंकि जहां आप समझ गए, आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपके हाथ में ताकत होगी चुनने की, चुनाव की, चॉइस की। यस, तो आपके हाथ में ताकत होगी कि आप अपनी डोज डिसाइड कर सकें, आप अपनी हेयर लाइन डिसाइड कर सकें, आप अपने टेक्निक डिसाइड कर सकें, और आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको इस जर्नी में जाना भी है या नहीं जाना है।
और अगर जाना है तो आप क्या क्या दाव पर लगाने जा रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में। तो अगर आपको मालूम है कि तो अगर आपको मालूम है, देखो आप किसी आज दिल्ली से आप शिमला जाना चाहते हो तो भी आप प्लान करोगे ना जर्नी, तो क्या आपके अगले आने वाले 10 साल 20 साल आप कब तक ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को चाहते हो कि आपके सर पे टिके। जब आप अपनी एक छोटी सी जर्नी प्लान करते हैं दिल्ली टू शिमला या कहीं पर, तो उसके लिए भी आप एक प्लानिंग कर कर चलते हैं। तो जब आप ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी चीज को डिसाइड करने जा रहे हैं, डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो क्या उसको प्लान नहीं करेंगे? क्या आपके पास 5 मिनट नहीं है समझने के लिए वो 5 बड़ी गलतियां, सबसे बड़ी गलतियां जो आपके ट्रांसप्लांट को तबाह कर सकती है? अगर हैं तो जानकारी लकी समझिए अपने आप को, यू आर फॉर्चुनेट यू नो, कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। बहुत लोगों को 5-5 ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी ये जानकारी नहीं होती। तो अब आपको अगर ये इंफॉर्मेशन मिली है और आपने ये वीडियोस देखे हैं तो कम से कम उसका फ़ायदा उठाएं, अपनी जर्नी को उस तरीके से प्लान करें। और आपका बहुत 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 शुक्रिया, और सिद्धार्थ आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सिद्धार्थ एक चीज़ और पूछेंगे हम आपसे, जैसे अब आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते आते हैं, तो लोग आपको जब देखते हैं क्या कहते हैं कि कैसा आपको, कैसा खुद को क्या फील होता है? मुझे तो मतलब कि मैं क्या ही बोलूं सीरियसली, मतलब कि अब 2-3 साल से अपने आप को मैं देख रहा था ना एक्चुअली, तब से था 2018 या 19 के आसपास से मुझे अच्छा खासा हेयरफॉल हुआ था। मैं छोटे ही बाल रख रहा था, जैसे पिक्चर्स में बिल्कुल वैसे ही रखा मैं 4-5 साल। अभी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मेरा लुक वापस चाहिए था, वो आ गया, वो आ गया। कोई पकड़ पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया? मेरा कोई नहीं पकड़ रहा था, कोई नहीं पकड़ पाता। आप किसी को बोलते हो कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो वो लोग मानेगा विश्वास ही करते हैं? नहीं, मानते ही नहीं। अगर उसने मेरी पुरानी पिक्स देखी तो अलग बात है, वरना नॉर्मली ऐसे नहीं कोई पहचान सकता मेरा। तो किसी को बाय चांस आपने बताया हो और किसी ने चेक करके देखा हो तो पकड़ लिया हो? चेक करने पे भी नहीं? आपको दिख जाते हैं लोगों के ट्रांसप्लांट जो खराब हुए, मुझे समझ में आ जाता है, पता चलता है? तो आप कभी जाते हैं कहीं मीटिंग में तो आप देखते हैं ऐसा? हाँ, नॉर्मली मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग पे जब किया था तो मैंने उस टाइम पे देखा था, 1-2 लोगों ने कराया था, तो उनका समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ ट्रांसप्लांटेड हेयर है। तो ऑब्वियसली, तो एक अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है और कोई आपको आकर बोले रास्ते में, अरे यार भाई साहब आपने ट्रांसप्लांट कराया? हाँ कराया है। और फिर आप बोलो अच्छा पहले कैसे दिखते थे? अच्छा ऐसे, इतना खाली था अब इतना भर गया। तो इतने में ही लोग खुश हो जाते हैं कि वो ट्रांसप्लांट करा हुआ, बस बाल आ गए। बट बाल किस तरीके से आए, ये मैटर करता है। हाँ अच्छे भी दिख रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी ने गली नुक्कड़ के क्रिकेट टीम का सिलेक्शन किया है और उनके सामने अनिल कुंबले साहब एज अ बैट्समैन आ जाए सिलेक्शन के लिए, है ना, वो कहेगा क्या जबरदस्त बैटिंग है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अनिल कुंबलेज बैटिंग एंडेवर, बट यस यू नो, अगर किसी ने सचिन तेंदुलकर की बैटिंग ही नहीं देखी तो वो तो अनिल कुंबले को भी एज अ बैट्समैन चुन लेगा टीम में, सही है ना? सो यही इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये किस्सा हुआ हमारे साथ, मैं अयोध्या जा रहा था, रास्ते में ईवी में ब्लॉक हो गया, मतलब हमें चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा। तो आई वॉज ड्राइविंग, मेरे दोस्त भी थे साथ में। सो हमने एक पुलिस व्हीकल देखा खड़ा हुआ, तो हमने उनसे पूछने के लिए शीशा उन्होंने भी नीचे किया, हमने भी नीचे किया। तो अभी मैं इससे पहले पूछता, मुझे उनकी हेयरलाइन दिख गई गंदी सी। तो मैंने उनको बोला कि ये आपने ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया? मेरे दोस्त मेरी शक्ल देख रहे, ये क्या पूछने के लिए रुके थे और क्या पूछ रहा है। बट यस इट इज सो ऑब्वियस। तो कहीं कोई आपको देख ले और आपको बोले कि ये तुमने क्या कर रखा है, तो गेम खत्म। हाँ। और दूसरा, अगर ट्रांसप्लांट तरीके से हुआ है, प्लान्ड है, तो वो अगर थिनिंग भी हो रही है आगे तो वो तब भी एक नेचुरल थिनिंग दिखेगी। वरना अगर अनप्लान्ड ट्रांसप्लांट है जो दवाई की बैसाखी पे खड़ा है, वो ट्रांसप्लांट आप देखेंगे कि जैसे ही बाल दवाई का असर खत्म होने लगेगा, बीच में अजीब से गैप बनेंगे, क्योंकि उसको स्किलफुली नहीं किया गया है, और वहां सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो थैंक यू जी, एंड प्लीज इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड अवर चैनल, subscribe it and share it with maximum people as much as you can. Thank you so much.